हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरीज। आई एम आनंदी एंड बेटा आज का हमारा जो चैप्टर होने वाला है दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ऑब्वियसली केमिस्ट्री का चैप्टर है ना। अभी बोलोगे मैम केमिस्ट्री ऐसी है ना कि लर्न ही नहीं हो रही है। फर्स्ट चैप्टर भी हमने देखा बट है ना, समझ में आ जाता है, लर्न ही नहीं हो रहा है। प्रैक्टिस लगेगी बेटा, प्रैक्टिस लगेगी, है ना। तो ये सेकेंड चैप्टर है केमिस्ट्री का। एंड कौन सा है? एसिड बेसिस और सॉल्ट्स। तो पहले देखना है एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं। इसके पहले स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि इनको इनके कंसेप्ट को समझो। जो रिएक्शंस है उनको रट्टा नहीं लगाओ, कंसेप्ट को समझो कि ये रिएक्शन इसमें आ रही है तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्या रीजन है। ये सारे कंसेप्ट को जैसे मैं समझाऊंगी ना वैसे पहले तो एक रफ पेज रफ नोट ले लो, पेन ले लो एंड हैबिट बनाओ कि जैसे जैसे जहां जहां रिएक्शंस दिख रहे हैं नोट डाउन करते जाओ, जहां जहां रिएक्शंस दिख रहे हैं नोट डाउन करते जाओ। अगर सारे नोट्स खुद से लिख रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। इससे ज्यादा बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे हो ही नहीं सकते अगर सारे नोट्स लिख रहे हो। और नहीं लिख रहे हो तो भी नोट्स आपको लास्ट में बता दूंगी कहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। करें स्टार्ट, करें स्टार्ट। यस, एनर्जी लाओ, अच्छे से स्टार्ट करेंगे एकदम जोश से, ठीक है। यस चलो, पहले तो समझना है चैप्टर का नाम। तीन टर्म्स है, एक है एसिड्स, दूसरा बेसिस और थर्ड इज सॉल्ट्स। तो क्या डिफरेंस है तीनों में? क्यों इनको एसिड्स बोलते हैं, किसी को क्यों बेस बोलते हैं, सॉल्ट्स है तो क्या है। जनरली सॉल्ट्स में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉल्ट मतलब हम जो सॉल्ट खाते हैं वही सॉल्ट है क्या? हाँ वो भी सॉल्ट है बट सिर्फ वही सॉल्ट नहीं है, ठीक है। देखे एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है, ठीक है। एसिड्स, व्हाट आर एसिड्स बेटा? देखो यहाँ पे ये तीन डेफिनेशन के फॉर्म में है। अगर पूछा एसिड क्या है, इतना लिख लोगे, एक मार्क का क्वेश्चन होगा, मार्क मिल जाएंगे विद एग्जांपल्स, ठीक है। एक मार्क का क्वेश्चन होगा, मार्क मिल जाएंगे, ये याद रखनी है। विद डेफिनेशंस एसिड बेसिस और सॉल्ट्स तीनों एक ही पेजेस में मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिए ताकि ढूंढना ना पड़े जब डेफिनेशंस लर्न करनी हो, ठीक है। एसिड, an acid is any hydrogen containing substance that is capable of donating a proton, है ना। प्रोटॉन मतलब क्या बेटा? प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब क्या? प्रोटॉन मतलब H प्लस आयन। प्रोटॉन मतलब क्या? प्रोटॉन इज H प्लस आयन। तो जो एसिड होगा बेटा वो क्या करेगा? प्रोटॉन को डोनेट करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा, दैट इज एन एसिड टू अनदर सब्सटेंस, किसी और सब्सटेंस को। कौन डोनेट करेगा बेटा? एसिड्स जो होंगे प्रोटॉन को डोनेट करेंगे। प्रोटॉन्स मतलब ही हाइड्रोजन आयन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है अपने? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है? दिस आर दी एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, ये सारे एसिड्स के नाम है। अभी आते हैं बेसिस पे। व्हाट आर बेसिस? व्हाट आर बेसिस? बेटा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब ऐसे तो बहुत डिफरेंस है बट जब डेफिनेशन लर्न करोगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं देखना है। देखो सब्सटेंस जो एसिड्स है उनके एग्जैक्टली ऑपोजिट जो होंगे वो बेसिस होंगे, बट डेफिनेशन में हमें क्या लिखा है जैसे तुम्हारी एनसीईआरटी तुम्हें बताती है, जैसे एनसीईआरटी है या फिर रेफरेंस बुक्स बताते हैं उस हिसाब से। सब्सटेंसेस विद बिटर टेस्ट, बिटर मतलब, बिटर मतलब कड़वा टेस्ट होगा। टेस्ट नहीं करना, चखेंगे कड़वा लगता है कि नहीं, बट बिटर टेस्ट होता है। बेसिस का टेस्ट कैसा होगा बेटा? बिटर होगा। और उनका टच सोपी टच होगा, जब हम लोग उनको फील करेंगे, टच करेंगे, कैसे होंगे बेसिस बेटा? बेसिस होंगे सोपी एंड टच, उनको ही हम बेसिस बोलते हैं। टेस्ट होगा बिटर, टच होगा सोपी। टेस्ट बिटर, टच सोपी, उनको ही क्या बोलेंगे बेटा? उनको ही बोलेंगे बेसिस। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है? लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या सिमिलर दिख रहा है इसमें? हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, ऐसे रन करो। बेसिस क्या है? लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। एसिड्स क्लियर है, जो प्रोटॉन को डोनेट करेंगे वो है एसिड्स। जब बेसिस की बात करेंगे, बेसिस की डेफिनेशन पूछेंगे तो क्या लिखेंगे? दे हैव अ बिटर टेस्ट, और बिटर टेस्ट होता है उनका, और उनका टच होता है बेटा सोपी, उनको ही हम बेसिस बोलते हैं। अभी आते हैं सॉल्ट्स पे। इस पे सॉल्ट्स पे क्या है? सॉल्ट्स क्या है? सॉल्ट्स
NaCl, हाँ सुना है, बहुत बार सुना है, NaCl सॉल्ट है। बट क्या सिर्फ वही सॉल्ट है क्योंकि हम उसको सॉल्ट बोलते हैं रेगुलर डेली लाइफ में, सॉल्ट लाओ खाने में सॉल्ट डाला, क्या वही सॉल्ट है? नहीं, वो एक कैटेगरी, वो एक टाइप ऑफ सॉल्ट है। बट सॉल्ट्स मेजोरिटी, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। तो सॉल्ट्स क्या है? एन आयनिक कंपाउंड, कैसा कंपाउंड है बेटा? आयनिक कंपाउंड दैट कैन बी फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो रहा है बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? इस एसिड और बेस का। जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो उनका कुछ रिएक्शन होगा, उसको ही हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा। तो उसी को हम बोलते हैं कि ये क्या है? सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। सॉल्ट कैसे फॉर्म होगा? एसिड और बेस का जब रिएक्शन होगा तब। तो कैसा कंपाउंड है सॉल्ट? इट इज एन आयनिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है बेटा? आयनिक कंपाउंड है। जो कब फॉर्म होगा? जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। और किसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी? किसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी? एसिड और बेस की जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तभी जो सब्सटेंस हमें मिलेगा उनको ही हम बोलेंगे बेटा सॉल्ट। एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड अपना फेवरेट नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारे क्या है बेटा? सॉल्ट्स है। ट्राई करो कि एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल, ज्यादा नहीं तो 2 एग्जाम्पल्स याद कर लो एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स के। और अगर अभी याद नहीं करो तो पूरे चैप्टर में वही पढ़ना है, पूरे चैप्टर में वही पढ़ना है, लर्न हो जाएंगे तभी क्योंकि हमें रिएक्शंस भी देखनी है, किसकी किसकी रिएक्शंस हो रही है, एसिड बेस की, एसिड सॉल्ट। ठीक है, ठीक है, पढ़े आगे। यस, अभी बेटा पता कैसे चलेगा कि कोई सब्सटेंस है तो वो एसिड है या फिर बेस है? कैसे पता चलेगा? कोई सब्सटेंस दिया है, अगर मैं बोल रही हूँ कि चलो एक सैंपल कलेक्ट करो, तुम्हारे आसपास जो भी वाटर बॉडी है, नदी है, नाला है, जो भी है, वहां से एक सब्सटेंस कलेक्ट करो, पानी उठा के लेके आओ, अभी मुझे बताओ कि वो एसिड है कि वो बेस है। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? पता चलने के लिए हम कुछ चीजें यूज करते हैं, उनको ही हम बोलते हैं इंडिकेटर। क्या बोलते हैं बेटा? इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या है? जो सब्सटेंस है, जो कुछ तो रिएक्शन शो करेंगे, या फिर जैसे कि हम फर्स्ट इसकी बात करें तो ये क्या है? लिटमस पेपर है। तो सपोज एग्जांपल है लिटमस पेपर है। तो लिटमस पेपर क्या होगा? जब हम लोग उस सोल्यूशन में डिप करेंगे तो उसका कलर चेंज होगा। हाँ, कलर चेंज होगा, कलर चेंज होगा। तो कलर चेंज होगा मतलब कि कुछ कलर सर्टिफाई करते हैं कि ये बेस है, कुछ बोलेंगे कि ये एसिड है। तो कैसे कैसे कैसे? देखो, पहले तो इंडिकेटर क्या है? एन इंडिकेटर इज अ डाई। क्या है? इट इज अ डाई, DYE, डाई। एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इन एन एसिड और अ बेस। जब भी हम इंडिकेटर को एसिड या फिर बेस में डालेंगे, उसका जो ओरिजिनल कलर होगा वो चेंज होके कुछ और हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। उसको ही क्या बोलेंगे हम बेटा? उसको ही बोलते हैं इंडिकेटर। क्या है? डाई है दैट चेंजेस इट कलर जब भी ही हम उसको एसिड या फिर बेस में डालेंगे। अभी इस चैप्टर में इस साल तुम्हें 3 मेन इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। 3 मेन इंडिकेटर्स, जैसे कि फर्स्ट इज लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। मैम लिटमस क्या है? लिटमस ये होता है पेपर, जैसे तुम लोग स्टिकी नोट्स यूज करते हो, स्टिकी नोट्स यूज करते हो, जैसे अपना नॉर्मल पेपर होता है ना, वैसे ही पेपर होता है। वैसे वो नॉर्मल पेपर नहीं है, जो ऐसे कोई भी नहीं कि कोई भी पेपर उठाया इंडिकेटर, नहीं, ये लिटमस पर्टिकुलर सब्सटेंस का बना हुआ होता है, वो नॉर्मल पेपर नहीं है, बट जैसे पेपर होता है उसी टाइप का है। तो वो लिटमस, लिटमस क्या है? जो लिटमस, जब हम लोग लिटमस को टेस्ट करेंगे, लिटमस की मदद से टेस्ट करेंगे कि एसिड है या फिर बेस है, तो कैसे टेस्ट करेंगे? जो एसिड होगा बेटा, लिटमस से क्या इंडिकेट होगा? जो एसिड है, जो एसिड है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। 2 टाइप्स है, ये ब्लू है, पता है मैम, ये रेड है। हाँ, तो जो ब्लू लिटमस है, जो एसिड है, जो एसिड है, ब्लू लिटमस को
रेड में कन्वर्ट करेगा। जो ब्लू लिटमस है इट विल टर्न इट इनटू रेड। जो एसिड है, जो ब्लू लिटमस हम जब यूज करेंगे, जब ब्लू लिटमस डालेंगे तो उस लिटमस का कलर चेंज होके रेड हो जाएगा, तो वो एसिड। द बेस क्या करेगा? बेस को बेटा अल्कली भी बोलेंगे। बेस को क्या बोलते हैं? अल्कली। वाई? क्यों बोलेंगे मैम बेस को अल्कली भी? जो बेसिस होते हैं बेटा, जो बेसिस होते हैं जब पानी के साथ, जब पानी में मिक्स करेंगे तो उस बेस को क्या बोलते हैं? उसी बेस को बोलते हैं एल्कली। ज्यादा डीप में समझने की जरूरत नहीं है, उसी बेस को क्या बोलेंगे बेटा? एल्कली बोलेंगे। अब बेस और एल्कली टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। रेड को किस में टर्न करेगा बेटा? रेड टू ब्लू। एसिड क्या करेगा? एसिड में जब टेस्ट करेंगे तो अगर एसिड है, कोई बीकर लिया, उसमें सैंपल लिया, अगर उसमें एसिड प्रेजेंट है तो ब्लू लिटमस विल टर्न टू रेड। अगर उसमें बेस प्रेजेंट है तो रेड लिटमस विल टर्न टू ब्लू। ठीक है, ठीक है, लिटमस समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ये भी एक इंडिकेटर है। क्या करेगा? इट गिव्स रेड कलर टू एन। बेटा ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, ये लिक्विड के फॉर्म में होता है। जैसे ये जो है ये लिक्विड के फॉर्म में नहीं है, ये और ये लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो जो मिथाइल ऑरेंज है, जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, क्या करेगा? जो एसिडिक सोल्यूशन है उसको देगा रेड कलर। जो एसिडिक सोल्यूशन है उसको देगा रेड कलर। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स येलो कलर इन बेसिक सोल्यूशन। बेसिक होगा तो कौन सा कलर दिखाएगा बेटा? येलो। बेसिक होगा तो येलो कलर दिखाएगा। सोल्यूशन ही पूरा चेंज हो जाता है बेटा, सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। जो वो इंडिकेटर डालेंगे ना तो वैसे ही सोल्यूशन का कलर चेंज होगा। ऐसे ही हम सैंपल की टेस्टिंग करते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज जो है एसिडिक सोल्यूशन होगा तो रेड कलर देगा। अगर हमने मिथाइल ऑरेंज के कुछ ड्रॉप्स बेसिक सोल्यूशन में डाले तो कौन सा कलर देगा बेटा? इट विल गिव येलो कलर। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिनोफ्थलीन। बहुत कॉमनली यूज करते हैं, शायद तुम लोगों ने भी देखा होगा लैब में, बहुत कॉमनली पिंक कलर होता है, पिंक कलर देता है। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इज कलरलेस इन एसिड सोल्यूशन। जब भी एसिड में ऐड करेंगे तो कलरलेस हो जाएगा। जब भी एसिड में ऐड करेंगे तो कलरलेस होगा। पिंक कलर कब देगा? इन बेसिक सोल्यूशन। पिंक कलर इन बेसिक सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस, पिंक कलर इन बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, तीनों इंडिकेटर समझ में आ गए। इंडिकेटर्स कौन से थे? फर्स्ट हमने देखा लिटमस, सेकंड वाज मिथाइल ऑरेंज एंड थर्ड इज फिनोफ्थलीन। यह है बेटा तीन इंडिकेटर्स। इसके आगे भी इंडिकेटर्स पढ़ने हैं, इसके आगे भी इंडिकेटर्स पढ़ने हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। व्हाट डू यू मीन बाय ऑल फैक्ट्री? ऑल फैक्ट्री मतलब स्मेल आती है, स्मेल से जैसे हम डिटेक्ट करेंगे, स्मेल से डिटेक्ट होंगे वही होंगे, उनको ही बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। देखो, दो सब्सटेंसेस whose smell changes in acidic, whose smell changes, स्मेल मतलब ही ओडर, स्मेल मतलब ही ओडर, जिसकी स्मेल, जिसका ओडर चेंज होगा एंड एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन, उनको हम क्या बोलेंगे? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। जो इंडिकेटर्स की स्मेल चेंज होगी एसिडिक सोल्यूशन में या फिर बेसिक सोल्यूशन, या फिर एसिडिक चीज के रिएक्ट करने के बाद या और बेसिक चीज से रिएक्ट करने के साथ, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे? वैसे टाइप के सोल्यूशन, वैसे ही टाइप के इंडिकेटर्स को ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया है, अनियन एंड वैनिला एक्सट्रैक्ट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्यों? वहां पे एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने, क्यों ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है। जैसे अनियन एज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, हमें पता है अनियन की स्मेल कैसे आती है। अगर एकदम से जूस निकाला अनियन का या फिर ऐसे ही स्मेल किया, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है एज कंपेयर टू अदर्स। अगर मैंने तुम्हें बताया पोटैटो को स्मेल करो और अनियन को स्मेल करो, किसकी स्मेल ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएगी? अनियन की, है ना। तो अनियन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक, उसको बोलेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। व्हेन अ बेसिक सॉल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड? इट इज बेसिक, is added to a
क्लॉथ स्ट्रिप ट्रीटेड विद अनियंस, उसमें अनियन को क्या करेंगे, अनियन का जूस निकालेंगे, उसका एक्सट्रैक्ट निकालेंगे। जूस निकालना है मतलब ही क्या होता है बेटा, एक्सट्रैक्ट निकालना। जब भी हम लोग बेस को, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है अपना, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो बेस है, उसको रिएक्ट करवाएंगे उस पे हम लोग कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लॉथ की जो स्ट्रिप है उस पर स्प्रेड करेंगे। उसके बाद हम लोग ऑनियन से ट्रीट करेंगे, उसके बाद अनियन से या फिर अनियन एक्सट्रैक्ट से ट्रीट करेंगे। देन द अनियन स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, अनियन की स्मेल डिटेक्ट नहीं कर सकते हम उसमें, अनियन की स्मेल डिटेक्ट नहीं कर सकते। एन एसिडिक सोल्यूशन लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाउएवर डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ अनियन। तो कौन दिखाएगा, कौन, अगर अनियन की पर्टिकुलर स्मेल नहीं आ रही है, डिटेक्ट नहीं हो रही है, मतलब वो कैसा है, दैट इज बेसिक। जो बेसिक सोल्यूशन था, जो बेसिक सोल्यूशन था, जब हमने उस पे अनियन के ड्रॉप्स डाले, उसमें अनियन एक्सट्रैक्ट डाला, तो हमें स्मेल नहीं आ रही थी। ऑन द अदर हैंड जब भी हमने एक एसिडिक सोल्यूशन जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सेम चीज की, तो डिस्ट्रॉय नहीं हुई स्मेल, तो डिस्ट्रॉय नहीं हुई अनियन की स्मेल। ऐसे ही हम विद द हेल्प ऑफ स्मेल भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वैनिला एक्सट्रैक्ट। वैनिला की भी बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, देखा है कभी, ऐसा नहीं कि वैनिला आइसक्रीम खाइए, उसकी नहीं, आइसक्रीम वाला वैनिला नहीं, फ्लेवर वाला वैनिला, एक आइसक्रीम वाला वैनिला नहीं। कौन सा वैनिला, जैसे एक्सट्रैक्ट, पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट मिलता है, जो केक्स बनाते हैं उनको पता होगा, जो केक्स बनाते हैं, जिनको अच्छा से खाना बनाने की आदत है, केक्स बनाते हैं, उसमें हम वैनिला ऐड करते हैं, फ्लेवर्स ऐड करते हैं। तो जो वैनिला होता है उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है, वो एक्सट्रैक्ट, दैट पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक प्लेजेंट स्मेल, उसकी एक अच्छी स्मेल होती है, अनियन जैसा नहीं है, इसकी प्लेजेंट स्मेल होती है। इफ बेसिक सोल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड is added to vanilla extract then we cannot detect the characteristic smell। ये ऐड किया तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं आएगी वैनिला की, ये ऐड किया तो वैनिला की स्मेल नहीं आएगी। ऑन द अदर हैंड फिर से जब एसिडिक सोल्यूशन होगा जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब क्या होगा, वैनिला की जो स्मेल होगी वो उस पे इफेक्ट नहीं होगा, वैनिला की जो स्मेल होगी उस पे इफेक्ट नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे भी जो बेसिक स्मेल थी, यहाँ पे भी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्मेल थी, दैट वाज डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे भी जो बेसिक स्मेल थी दैट वाज डिस्ट्रॉयड, बट एसिडिक स्मेल, एसिडिक जो एसिड था, सॉरी बेसिक स्मेल नहीं, जो बेसिक सोल्यूशन था, जो बेसिक सोल्यूशन था उसने स्मेल को डिस्ट्रॉय किया। जो नॉर्मल, जो एसिडिक सोल्यूशन था दैट डिडंट अफेक्ट द स्मेल। ठीक है, अभी कुछ अलग जो नेचुरली हमें इंडिकेटर्स मिलते हैं, ये तो हमने लिटमस पेपर नेचुरली ऐसे झाड़ पे उगता है क्या, नहीं, कहीं से मिलेगा क्या, नहीं, बट नेचुरली कुछ इंडिकेटर्स अवेलेबल होते हैं। दोज आर फर्स्ट, देखो रेड कैबेज, जो अपना रेड कैबेज होता है वो भी नेचुरल इंडिकेटर क्या है, मतलब उसके लीव्स जो होते हैं कैबेज के वो भी एक्ट करते हैं एज अ नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक, टर्मरिक, टर्मरिक होता है ना बेटा, जो हल्दी, टर्मरिक मतलब हल्दी जो होती है, येलो हल्दी, जो टर्मरिक है, हल्दी है, दैट इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर। यहाँ पे हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था, मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया है उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे, कैसे हम हल्दी की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं, वो देख लेना एक बार। ठीक है, जो टर्मरिक होता है, जो कलर्ड पेटल्स होते हैं, जैसे सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, पिट्यूनिया एंड जेरेनियम, ये सारे जो फ्लावर्स है उनके जो पेटल्स है वो अलग, बहुत ब्राइट कलर फ्लावर्स होते हैं, ये भी डिटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ये भी डिटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। बस बेटा इतने ही है इंडिकेटर्स, और इनमें सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से है, हमने पहले वाले तीन, जो फिनोफ्थिलिन वगैरह पहले तीन पढ़े थे, फिनोफ्थिलिन, मिथाइल ऑरेंज एंड लिटमस, जो पहले पढ़े थे, दोज आर मोर इंपॉर्टेंट, उन पे ज्यादा फोकस करो, उन पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जो एसिड्स है, जो बेसिस है, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। देखो हर एक, यहाँ पे पहला फर्स्ट है, ये जो एसिड्स होते हैं, जब मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करेगा, जब मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट और
हाइड्रोजन गैस। जब मेटल है, मेटल और एसिड का रिएक्शन होगा तो फॉर्म क्या होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा। और हाइड्रोजन, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ये बेटा, ठीक है। जो मेटल है, एसिड है, जब रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। अब एग्जांपल्स देखेंगे, ऐसे ही सारे एग्जांपल्स देखने और एग्जांपल्स याद रखने बेटा। ये पहले तो ये रिएक्शन ही याद रखनी है, ये रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है कि किसके साथ क्या रिएक्ट करने पे हमें क्या मिल रहा है। तो एसिड के साथ जब सॉल्ट रिएक्ट, मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, सॉल्ट मिलेगा। और क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है, जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, जब जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, यहां पे दिया है देखो, जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, जब जिंक के साथ, जब जिंक मेटल है ना, जब जिंक के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो हमें एक सॉल्ट मिलेगा। कौन सा सॉल्ट मिलेगा, ZnSO4। और कौन सा गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, बस वही लिखा है। व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक मेटल देन जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म। क्या मिल रहा है हमें, सॉल्ट मिल रहा है। ये क्या है बेटा, दिस इज अ सॉल्ट, है ना, ये क्या है, दिस इज अ सॉल्ट। ठीक है, आगे बढ़े। देखो बेटा, ये एक एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्टिविटी की तरह है तुम्हारी बुक में, एज एन एक्टिविटी है। जल्दी जल्दी एक एक्टिविटी एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हमने कुछ जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए, जिनको क्लियरली विजिबल नहीं है, जिनको वीडियो में क्लियरली विजिबल नहीं है। क्या करो अपनी एनसीईआरटी जो है वो ओपन करो, उसमें से ही मैंने ये इमेज निकाला है, ठीक है। हमने जिंक के कुछ ग्रैन्यूल्स लिए, उसको जिंक ग्रैन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था उसके साथ रिएक्ट करवाया हमने। यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे देखा जिंक था और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था, उनको अगर रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट मिलेगा। और क्या रिलीज हो रहा है, क्या रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है ना। तो यहाँ पे जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या हो रहा है, यहाँ से जो डिलीवरी ट्यूब है यहाँ से पास होके एक गैस पास हो रही है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। यहाँ से हाइड्रोजन के बबल्स फॉर्म, जैसे जब भी बेटा हाइड्रोजन रिलीज होता है, इट इज ऑलवेज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, बबल्स के फॉर्म में रिलीज हुआ। हाइड्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में रिलीज हुआ, डिलीवरी ट्यूब से पास हुआ, एंड देन यहाँ पे एक सोप का सोल्यूशन था, एंड उसके यहाँ से ये जो है सोप बबल फिल्ड विथ हाइड्रोजन, यहाँ से सोप के सोल्यूशन के साथ वापस से हाइड्रोजन के बबल्स रिलीज हुए। सेटअप समझ में आया, सेटअप समझ में आया। क्या किया हमने, जो हमारे पास जिंक के ग्रैन्यूल्स थे उनमें हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया, उसके बाद फॉर्म हुए हाइड्रोजन के बबल्स। हाइड्रोजन के बबल्स जब सोप सोल्यूशन के साथ मिक्स होके जब हाइड्रोजन के बबल्स ऊपर आ रहे थे तो कैसे पता किया हमने कि यहाँ से हाइड्रोजन के बबल्स रिलीज हो रहे हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। कैसे पता किया, पता है, जैसे हम कोई भी बर्निंग सब्सटेंस यहाँ पे लाएंगे, उसके ऊपर जहां से गैस रिलीज हो रही है वहां पे लाएंगे तो इट विल पॉप 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 पॉप, ऐसे पॉप करेगा। क्या करेगा, पॉप पॉप, ऐसे आवाज आएगी तो इट विल पॉप। तो ये जो हाइड्रोजन है कैसा साउंड, पॉप साउंड करेगा, पॉप साउंड आएगा। तो वैसे ही हमने डिटेक्ट किया कि यस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ये प्रूफ था इसका कि हाँ हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रही होती तो ये जो पॉप साउंड है वो पॉप साउंड नहीं आता। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, बस यही था ये एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। एक्टिविटी, छोटी सी एक्टिविटी थी, यही समझना था कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है विथ अ पॉप साउंड। और ये जो रिएक्शन है बेटा इसमें थोड़ी हीट भी इवॉल्व होगी, यस यस। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, जब एसिड जो है, यस जो एसिड है बेटा जब रिएक्ट करेंगे विथ मेटल कार्बोनेट, जब एसिड हमने फर्स्ट देखा था है ना, अब ये सेकंड है, जब एसिड रिएक्ट करेंगे मेटल कार्बोनेट्स के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर। प्रोडक्ट्स में क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। तो मेटल कार्बोनेट, यही इक्वेशन लिखी है जो बताया वही लिखा है, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्या क्या आ रहा है प्रोडक्ट्स में, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ये सेम है बेटा, यहाँ या तो हम मेटल कार्बोनेट डायरेक्टली, मेटल कार्बोनेट के साथ भी सेम रिएक्शन होगी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उसके साथ भी सेम रिएक्शन होगी, उसके साथ भी सेम रिएक्शन होगी। ठीक है, ठीक है। अभी कैसे टेस्ट किया देखो, अभी क्या करेंगे, ये भी एक एक्टिविटी है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, हमने क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब्स दिए, यहाँ पे ए और ये टेस्ट ट्यूब ए है, ये टेस्ट ट्यूब, रुको, यस, ये टेस्ट ट्यूब ए है, ये टेस्ट ट्यूब बी है। हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिए, क्या किया, 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट एक टेस्ट ट्यूब में, जो ए वाले टेस्ट ट्यूब है उसमें यहाँ पे 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये याद रखना है, Na2CO3 इज सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। ए टेस्ट ट्यूब में हमने 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया, ठीक है, और 0.5 ग्राम सोडियम, 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, NaHCO3 इन टेस्ट ट्यूब बी। ए टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, टेस्ट ट्यूब बी में क्या लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये दोनों हमने अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लिया। फिर एड अबाउट 2 ml, कितने ml ऑफ डाइल्यूट HCl ऐड किया हमने, 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl ऐड किया, दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने 2 ml डाइल्यूट HCl ऐड किया। तो क्या हुआ, सेटअप समझ में आया, टेस्ट ट्यूब ए ली, टेस्ट ट्यूब बी ली, एक में क्या किया Na2CO3 और दूसरे में NaHCO3 ऐड किया, फिर उन दोनों में डाइल्यूट HCl ऐड किया, फिर क्या होगा, क्या होगा दोनों में, यस, वी विल ऑब्जर्व दैट ब्रिस्क एफरवेसेंस, मतलब गैस रिलीज होगी, इज प्रोड्यूस, एक गैस रिलीज होगी व्हेन वी पास द गैस थ्रू लाइम वाटर। जैसे हमने वहां पे देखा था, हाइड्रोजन को डिटेक्ट किया था ना, कि हाइड्रोजन को कैसे डिटेक्ट किया था, हाइड्रोजन गैस पास हो रहा था, कि हमने बर्निंग कैंडल लाई थी तो पॉप साउंड किया था। यहाँ पे सेम वे, यहाँ पे जैसे हम, अगर हमें टेस्ट करना है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है या नहीं है, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, जब हम लोग वो जो भी गैस है, अभी हमें नहीं पता है ना कौन सा गैस है, तो जो गैस है उसको लाइम वाटर से पास करवाएंगे, तो क्या होगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर जब भी मिल्की, उसका कैसा, मिल्क जैसे थोड़ा सा धुंधला धुंधला मिल्क जैसा हो जाएगा, प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर नहीं रहेगा, मिल्की हो जाएगा, तो वही कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ द प्रेजेंस ऑफ CO2। CO2 का क्या, किसी ने बोला कि CO2 को कैसे डिटेक्ट करेंगे, CO2 को कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो अगर वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर रहा है, अगर उसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की हो रहा है, मतलब CO2 प्रेजेंट है। The lime water turns milky, showing that it is carbon dioxide gas, है ना, कौन सी गैस प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। ठीक है, वी कैन रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट, वापस से रिपीट कर सकते हैं बाय यूजिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेम है बेटा, सोडियम कार्बोनेट से करो एंड देन उसके बाद सेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से करो, सेम होगा, सेम, वापस से लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, वापस से जो लाइम वाटर है दैट विल टर्न मिल्की। तो उसका जो रिएक्शंस है, क्या हो रहा है, रिएक्शंस क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो ये सोडियम कार्बोनेट है, जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या मिल रहा है, 2NaCl, CO2 और H2, है ना। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको वापस से HCl के साथ रिएक्ट करवाया, क्या मिला, NaCl, CO2 एंड H2। ठीक है, ये सेम चीजें मिल रही है, यहाँ पे भी 2 होगा नहीं, ठीक है। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, अभी वापस से हमने उसका, ये जो हमने लिखा उसके रिएक्शन क्या है, ये जो हमने लिखा, ये जो यहाँ तक लाइम वाटर वाला, जो उसकी रिएक्शन क्या होगी, उसकी रिएक्शन यहाँ पे, उसकी रिएक्शन क्या होगी बेटा,
जो CaOH2 है, जो लाइम वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म करेगा, CaCO3 एंड H2O। क्या फॉर्म करेगा बेटा, CaCO3 एंड H2O। वापस से ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, अभी ये CaCO3, जो CaCO3 मिल रहा है उसमें और भी कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास करवा रहा है तो क्या मिलेगा, CaHCO3। क्या मिलेगा, CaHCO3। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। क्या होगा जब हम लोग लाइम वाटर पास करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर प्रेजेंट है, इट विल टर्न द लाइम वाटर मिल्की, इट विल टर्न द लाइम वाटर मिल्की। ठीक है बेटा, यस, बढ़े आगे, यस। इसके बाद है बेटा, इसके बाद है ये एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस। एसिड्स और बेस कैसे रिएक्ट करेंगे, एसिड्स और बेस कैसे रिएक्ट करेंगे, मैंने बताया था एक रिएक्शन, नाम याद करो रिएक्शन का, रिएक्शन बताई थी मैंने। एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे सॉल्ट और वाटर फॉर्म करने के लिए। एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे क्या फॉर्म होगा बेटा, क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा, है ना। अभी कैसे देखो, टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH। क्या क्या हमने, ये एक्टिविटीज है बेटा, तुम्हारी बुक में जो एक्टिविटीज है ना, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन छोटे छोटे करके, छोटे छोटे फॉर्म में, ताकि इजिली जल्दी जल्दी कर सके हम इसको, ज्यादा टाइम ये ना हो। टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH, हमने NaOH लिया, इन टेस्ट ट्यूब एंड एड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फ्थलीन। टेस्ट ट्यूब में हमारी टेस्ट ट्यूब है, उसमें हमने क्या किया, 2 ml NaOH ऐड किया। क्या क्या बेटा, 2 ml NaOH ऐड किया एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन ऐड किया 2 ड्रॉप्स। फिनोल्फ्थलीन कितना ऐड किया, 2 ड्रॉप्स। क्या होता है फिर, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। पहले तो ये याद करो, ये याद करो, डेफिनेशन याद करो। यहां से बेटा देखो, यहां से जो रिएक्शन है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये मैंने पहले भी बताया स्टार्टिंग में, जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे क्या फॉर्म करने के लिए, सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए, उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा, उसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होगा, क्या होगा, ये रिएक्शन जब भी होगी तो द सोल्यूशन विल टर्न पिंक शोइंग दैट इट इज बेसिक इन नेचर। सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा बेटा, पिंक हो जाएगा। ये जो सोल्यूशन है इट विल टर्न पिंक, जो सोल्यूशन है इट विल टर्न पिंक इन कलर आफ्टर एडिंग अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब भी उसके बाद ये सोल्यूशन पिंक कलर का हो गया, जब भी उसके बाद हमने उसमें डाला थोड़ा थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब क्या हो रहा है, वी विल फाइंड दैट द पिंक कलर ऑफ द सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब जस्ट डिसअपियर्स। तो पिंक कलर था बेटा टेस्ट ट्यूब में, डिसअपियर हो गया और सोल्यूशन बिकम कलरलेस। सोल्यूशन कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। क्या किया हमने, क्या किया हमने, 2 ml NaOH ऐड किया, उसमें थोड़े से 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फ्थलीन ऐड किया, तो क्या हुआ, जो सोल्यूशन था हमारा वो पिंक पिंक कलर का हो गया, वो पिंक पिंक कलर का हो गया। उसके बाद हमने जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया तो वापस से वो जो पिंक कलर था वो गायब, जो पिंक कलर था वो गायब हो गया। तो क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, उसका रीजन है ये, क्यों हुआ देखो, एट दिस स्टेज द सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, जब कलर गायब हो गया तो क्यों हुआ, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है बेटा, जो हमने टेस्ट ट्यूब में डाला था, टेकन इन द टेस्ट ट्यूब, हैज बीन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, उस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस था, इट गॉट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू फॉर्म, है ना। कैसे हमने जो ऐड किया था, जो हमने ऐड किया था वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया, इसलिए उसका जो कलर था इट गॉट
कलरलेस, उसका जो कलर था चेंज हो गया, मतलब ही जो पिंक कलर था वो कलरलेस फॉर्म में हो गया। द कलर ऑफ फिनोफ्थिलिन इंडिकेटर चेंजेस फ्रॉम पिंक टू कलरलेस बिकॉज 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 ये बिकॉज याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेते हैं क्यों हुआ ऐसा। नो मोर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, जितना भी बेस था दैट गॉट रिएक्टेड, कुछ भी अनरिएक्टेड नहीं बचा था सोल्यूशन में, कुछ भी नहीं बचा था, टेस्ट ट्यूब में जो लिया था हमने उसमें से कुछ अनरिएक्टेड नहीं बचा था। इसी वजह से मिक्सचर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। इसी वजह से मिक्सचर क्या हो गया, न्यूट्रल। अभी कुछ बेटा रिएक्ट करने को कुछ बचा नहीं है, कुछ रिएक्ट करने को बचा नहीं है, मतलब उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे, वो मिक्सचर न्यूट्रल हो गया, उसको और रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ है ही नहीं रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, कुछ बचा नहीं था रिएक्ट करने के लिए, सब इट वाज नथिंग वाज लेफ्ट अनरिएक्टेड, इसलिए जो मिक्सचर था वो न्यूट्रल हो गया। अभी वापस से जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऐड करेंगे, जो कलरलेस सोल्यूशन, यहां तक जो सोल्यूशन था बेटा वो कलरलेस था, है ना, यहाँ पे जो सोल्यूशन की बात हो रही है वो कलरलेस हो गया था। अभी ये कलरलेस सोल्यूशन में वापस से हमने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को ऐड किया तब क्या हुआ, वापस से मिक्सचर हो गया पिंक, वापस से मिक्सचर हो गया पिंक। दिस इज द फिनोफ्थिलिन इंडिकेटर हैज चेंज इट्स कलर टू पिंक। जो इंडिकेटर था वो तो अपना काम करेगा ही, जो इंडिकेटर था वो तो अपना काम करने ही वाला है, तो इंडिकेटर ने वापस से वो सोल्यूशन को पिंक कर दिया। दिस हैज हैपेंड बिकॉज आफ्टर एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये ऐड किया था ना हमने, जब ये ऐड किया हमने तो रिएक्शन मिक्सचर हैज बिकम बेसिक अगेन। वापस से मिक्सचर कैसा हो गया, वापस से मिक्सचर हो गया बेसिक। ऐसा हो गया मिक्सचर, वापस से हो गया बेसिक। तो यहाँ पे जो कलर वापस से आया दैट वाज पिंक कलर, है ना, वापस से पिंक कलर आया। पहले भी पिंक, पहले हमने फिनोफ्थिलिन जब डाला तब बेसिक हो गया था सोल्यूशन, पिंक हो गया था। वापस से जब हमने ये डाला तो क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया न्यूट्रलाइज, कलरलेस हो गया। फिर वापस से जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को डाला तब क्या हुआ, वापस से जो पिंक कलर था रीअपियर हुआ, वापस से सोल्यूशन हो गया पिंक। तो इसको ही, यही था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब क्या, जो भी रिएक्टेंट्स है वो मतलब कोई भी रिएक्टेंट है जो अनरिएक्टेड फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, सारे रिएक्टेंट्स रिएक्टेड, सो कोई भी रिएक्टेंट अनरिएक्टेड फॉर्म में नहीं रह रहा है, मतलब वो क्या हो गया, सोल्यूशन दैट इज न्यूट्रलाइज। सोल्यूशन न्यूट्रलाइज हो गया मतलब उसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये वही इक्वेशन दी है बेटा, सेम इक्वेशन है। यस, आ गया न्यूट्रलाइजेशन समझ में, आगे बढ़े। यस, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड। अभी जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। जब मेटल ऑक्साइड और एसिड रिएक्ट करेंगे क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। यस, क्या फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म। ध्यान दो, टेक अ स्मॉल अमाउंट, अभी वापस एक्टिविटी, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन बीकर। एक बीकर में हमने कॉपर ऑक्साइड लिया, क्या लिया बेटा, एक बीकर में हमने कॉपर ऑक्साइड लिया। बीकर में हमने लिया कॉपर ऑक्साइड। कौन सा कलर का होता है बेटा, इट इज ब्लैक इन कलर। एट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टर्लिंग विद द ग्लास रॉड। एक ग्लास रॉड है, क्या करना है, डाइल्यूट HCl ऐड करना है। बीकर है उसमें स्टरर लगाओ, डाइल्यूट HCl को ऐड करते जाओ एंड मिक्स इट विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। क्या होगा, वी विल फाइंड दैट कॉपर ऑक्साइड, ये 2 मतलब उसकी वैलेंसी, वी विल फाइंड दैट कॉपर ऑक्साइड हैज डिसॉल्व्ड इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म अ ब्लू ग्रीन सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसा हो जाएगा बेटा, सोल्यूशन हो जाएगा ब्लू ग्रीन।
कैसा हो जाएगा सोल्यूशन बेटा? सोल्यूशन विल टर्न ब्लू ग्रीन इन कलर। पहले कौन सा कलर का था? ब्लैक कलर का था। पहले था ब्लैक कलर का, कॉपर ऑक्साइड जो था दैट वाज ब्लैक इन कलर। उसमें हमने डाइल्यूट HCl को ऐड किया, हमने स्टर किया। क्या किया? हमने स्टर किया। तो क्या हुआ? जो कॉपर ऑक्साइड था इट गॉट डाइल्यूटेड, इट गॉट डिसॉल्व्ड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और कौन से कलर का सोल्यूशन मिला हमें? कौन से कलर का सोल्यूशन मिला? ब्लू ग्रीन कलर का सोल्यूशन मिला। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर टू क्लोराइड। सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। कॉपर क्लोराइड सॉल्ट इज गेटिंग फॉर्म। ये रिएक्शन याद रखनी है। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ? आया समझ में? आया समझ में? ये एक्टिविटीज है बेटा, ये एक्टिविटीज से भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्टिविटी है तो रीड करने के लिए एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में दिए है, नहीं, एक्टिविटी से क्वेश्चन आएंगे। जो फर्स्ट वाले हमने देखे ना, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जो हाइड्रोजन बबल फॉर्म हो रहे थे, पॉप साउंड आ रहा था, ये सारे जो एक्टिविटीज है, सारे एक्टिविटीज है, स्किप नहीं करने हैं। ऑल्दो एक और सजेशन दे रही हूँ, ऑल्दो तुम लोग लेक्चर्स देखते हो, मेरे किसी और के लेक्चर्स देखते हो, लेक्चर्स में नोट्स भी रेफर करते हो, बट डोंट फॉरगेट योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी भूलनी नहीं है, एनसीईआरटी को भी साइड में रखो। वहां पे जो डायग्राम्स है, शायद सपोज जो डायग्राम्स मैंने लिए होते हैं, कभी कभी एग्जैक्ट एनसीईआरटी के होते हैं, कभी कभी तुम लोग को अच्छे से समझ में आए, थोड़े मॉडिफाइड भी होते हैं। नॉट फॉर जस्ट फॉर केमिस्ट्री, बायो के लिए भी कुछ कुछ मॉडिफाइड भी होते हैं, बट फिर तुम्हें आइडिया नहीं लगेगा। एनसीईआरटी बाजू में होगी, एनसीईआरटी को भी देखो कि ठीक है एनसीईआरटी में ये डायग्राम है, ऐसे एक्टिविटी दी हुई है, कैसे रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चंस पूछे हुए, उसके आंसर्स क्या होंगे। खुद से करो, खुद से भी अपनी मेहनत करनी है। मैं कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे तुम लोग के लिए प्रॉपर नोट्स अवेलेबल है। इतना पढ़ लिया तो भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इतना पढ़ लिया तो भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बट एक हैबिट बनाओ, एनसीईआरटी को साइड बाय साइड लेके चलो। नॉट जस्ट फॉर केमिस्ट्री, बायो हो, फिजिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एनसीईआरटी को भूलना नहीं, एनसीईआरटी को साइड में ही रखो जब भी पढ़ाई कर रहे हो। ये नोट्स भी रेफर करो, क्योंकि ये एक इजी वे एक्सप्लेनेशन होता है। जो एनसीईआरटी है उसका इजी फॉर्म में ये एक्सप्लेनेशन होता है, बट एनसीईआरटी भी रेफर करना इज मस्ट। ठीक है, ठीक है। एंड हो सके तो नोट्स तो प्रेफर करो कि अपने हाथ से ही लिखो, क्योंकि जब आप फाइनल रिवीजन करोगे ना, खुद की हैंडराइटिंग से जो लिखा होता है, खुद ने जो इंपॉर्टेंट मार्क किया होता है, कैसे तुम्हारे कोई कलर कोड्स होंगे, अलग अलग 2-3 पेन्स यूज करो, कैसे कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट है रेड मार्क करो, स्टार मार्क करो, हैशटैग मार्क करो, कोई भी ऐसे सिंबल्स हो कि हम जब एट द एंड एग्जाम के एक दिन पहले पढ़े। ऐसे तो नहीं है एग्जाम के एक दिन पहले एक ही चैप्टर पढ़ना है, सारी बुक पढ़नी पड़ेगी ना। तो उस इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली कि A to Z फर्स्ट पेज से लास्ट पेज पढ़ो? नो। तभी तुम्हारा जो तुम्हारी एकदम अच्छी हेल्पफुल फ्रेंड होगी दैट वुड बी योर नोट्स। एंड मैं तो दे ही दूंगी, ये नोट्स तो तुम्हें मिल ही जाएंगे, बट अगर खुद से लिख रहे हो, खुद के हाथों से लिख रहे हो, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आगे देखें। अभी बेसिस, एसिड्स की बात की, अभी बेसिस के बारे में देखेंगे। बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। वापस से बेसिस कैसे रिएक्ट करेंगे? नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ जब रिएक्ट करेंगे क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड। यस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? हमने एग्जांपल में भी देखा था जब मैंने डेफिनेशंस दी थी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा? इट इज अ बेस। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटल। पता है मैम, ये तो हमें पता है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड। सो क्या होगा, क्या होगा जब इनका रिएक्शन होगा, है ना? नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, और जो बेस है मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिएक्शन करवाएंगे क्या मिलेगा? ये जो बेस है, इनका जब रिएक्शन करवाएंगे बेटा क्या मिलेगा? मिलेगा हमें सॉल्ट एंड वाटर। क्या मिल रहा है? सॉल्ट एंड वाटर। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है जब रिएक्ट करेगा विद कार्बन डाइऑक्साइड, क्या प्रोड्यूस होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट।
ठीक है, ठीक है बेटा। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जब नॉन मेटल ऑक्साइड ने बेस के साथ रिएक्ट किया, या फिर बेस ने जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, क्या मिल रहा है, सॉल्ट मिल रहा है और वाटर मिल रहा है एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें एग्जांपल दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, हमें मिला कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर एज अ प्रोडक्ट। The reactions of non-metal oxide with bases to form salt and water show that non-metal oxides, यहाँ पे ध्यान दो, non-metal oxides are acidic in nature। क्या दिखाता है ये रिएक्शन क्या दिखाता है कि जो भी non-metal oxides है वो क्या है बेटा, that are acidic in nature। कैसे है बेटा, वो acidic है नेचर में। कैसे है, that are acidic in nature। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? यस, आगे बढ़े, बिल्कुल। अभी बेटा बेसिस पढ़े, एसिड्स पढ़े, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज देखे, बेसिस के भी देखे, एसिड्स के भी केमिकल प्रॉपर्टीज देखे। तो उनमें कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती है, क्या कुछ सेम हो सकता है कि हाँ ठीक है, एसिड भी ऐसे कुछ तो दिखाएगा सेम प्रॉपर्टीज, बेसिस के भी ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज होंगे। यस, कॉमन है क्या, तो यस, क्या है कॉमन, इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे या फिर दोनों ही एसिड्स एंड बेस आर इक्टो इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब बेटा स्प्लिटिंग, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हम लाइसिस करो, लाइसिस मतलब स्प्लिट करना। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब स्प्लिट करवाएंगे उसको ही इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। तो पढ़े, बोथ एसिड्स एंड बेसेस आर इलेक्ट्रोलाइट्स है, दैट इज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्म होंगे, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स है। ठीक है, एसिड्स एंड बेसेस बोथ प्रोड्यूस आयंस इन वाटर सॉल्यूशन, है ना। गुड कंडक्टर्स है मतलब आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड हम बोल रहे हैं कि ये गुड कंडक्टर है, कोई भी सब्सटेंस अगर बोल रहे हैं कि ये गुड कंडक्टर है, क्या प्रोड्यूस करने चाहिए, दे शुड प्रोड्यूस आयंस। तो यस, ये दोनों ही आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो HCl है, HCl क्या है बेटा, ये एसिड है ना। HCl जो एसिड है, जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इट विल ब्रेक डाउन इनटू H प्लस एंड Cl माइनस, यहाँ पे लिखो Cl माइनस H प्लस, किस में ब्रेक डाउन होगा बेटा, H प्लस एंड Cl माइनस में। ठीक है, एन एसिड डिसॉल्व्स इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। एसिड जब भी वाटर में डिसॉल्व करेंगे, क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन आयंस, मतलब ही H प्लस आयंस मिलेंगे। वैसे ही जब बेस होगा, ये जब बेस है NaOH बेस है ना, NaOH जब बेस है, यहाँ पे भी वाटर लिख दो, यहाँ पे भी वाटर लिख दो। या NaOH को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, Na प्लस और OH माइनस मिलेगा, मतलब ही हाइड्रो ऑक्साइड आयंस मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें, हाइड्रो ऑक्साइड। तो एसिड क्या दे रहे हैं बेटा, H प्लस आयंस, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे। एसिड्स क्या दे रहे हैं बेटा, एसिड्स आर गिविंग H प्लस आयंस, एसिड्स विल गिव H प्लस आयंस एंड बेसिस जो होंगे वो क्या देंगे बेटा, बेसिस विल गिव OH माइनस आयंस। बेसिस क्या देंगे, OH माइनस आयंस देंगे। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटीज है कि जब भी वाटर में डिसॉल्व किया, एसिड हो या बेस हो, अगर एसिड होगा तो डिसॉल्व करने के बाद हमें H प्लस आयन देगा, अगर बेस है तो डिसॉल्व करने के बाद OH माइनस आयन देगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस, What happens to an acid or a base? क्या होगा जब हम लोग वाटर सोल्यूशन में, वही था बेटा, वही था, सेम था। एसिड गिव्स H प्लस आयंस और बेसिस गिव्स OH माइनस आयंस। ये सिखा दिया। आगे। अभी ये डेंजर, क्या डेंजर, ये नहीं करना है बता रहे। ठीक है, ये नहीं करना है। क्या नहीं करना है,
कॉन्सेंट्रेटेड, कुछ एसिड्स होते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होते हैं, एक होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, एक डाइल्यूट। पता है क्या डिफरेंस क्या है दोनों में? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस ऐसे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस या फिर एसिड्स ऐसे होंगे जिनमें वाटर प्रेजेंट नहीं होगा, बिल्कुल ही वाटर प्रेजेंट नेग्लिजिबल अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में होगा। बट अगर उनमें हमने पानी को ऐड करते जाएंगे, हम लोग वाटर ऐड करते जाएंगे, तो उनकी जो स्ट्रेंथ है थोड़ी कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ है थोड़ी कम हो जाएगी, तो उसको ही हम बोलते हैं बेटा डाइल्यूट सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? उसको ही डाइल्यूट सोल्यूशन बोलेंगे। जब वाटर ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में, सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, उसको ही बोलेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन। टेक 10 ml of water in a beaker and add a few drops of concentrated H2SO4। बीकर में हमने क्या किया? concentrated H2SO4 ऐड किया और बीकर को धीरे से हिलाएंगे और एकदम फास्ट या फिर ऐसे मस्ती नहीं करेंगे। जब भी हम ये रिएक्शन, जब भी हम कॉन्सेंट्रेटेड चीजें हैंडल करते हैं, नो मस्ती, कोई भी मस्ती नहीं करनी है उनके साथ। दैट इज वेरी डेंजरस, बर्न्स कॉज होते हैं, सीवियर, बहुत बुरे बुरे बर्न्स कॉज होते हैं अगर कॉन्सेंट्रेटेड चीजों के साथ मस्ती की तो। मस्ती नहीं। यस, टच द बेस ऑफ द बीकर। जब हम लोग उसका बेस टच करेंगे, अगर हमने बीकर लिया है उसमें अगर ये बेस हम जब टच करेंगे तो हमें क्या दिखता है बेटा? पता है, हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि टेम्परेचर राइज हुआ है। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि उसमें क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंट है। वी कैन ऑब्जर्व अ राइज इन टेम्परेचर, वी कैन ऑब्जर्व अ राइज इन टेम्परेचर। The process of dissolving an acid or a base in water is highly exothermic one। क्या है? exothermic। बेटा exothermic क्या होता है? What is exothermic? exothermic मतलब कोई भी रिएक्शन, कभी भी कोई भी रिएक्शन हीट को रिलीज कर रही है। क्या कर रही है? हीट इज रिलीज। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब भी होगा तब हीट रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब भी हो रहा है तब बेटा हीट क्या होती है? रिलीज हो रही है। तो द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस, जब भी हम एसिड या बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब हीट रिलीज होगी, उसको ही हम बोलते हैं, ये क्या सा रिएक्शन बेटा? एक्सोथर्मिक है। प्रोसेस कैसी है? एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ठीक है, यस। अभी बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? वीक एसिड्स क्या होते हैं? कुछ कुछ है ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो क्या है? कुछ है वीक एसिड है, तो वो क्या है? तो क्या डिफरेंस है? वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेसिस भी होता है और वीक बेसिस भी होता है, तो डिफरेंस क्या है? देखो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कंप्लीटली आयोनाइज करेंगे, जब भी हम उनको पानी में ऐड करेंगे, वाटर में ऐड करेंगे, उनका कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा। मतलब H+ जो भी है वो कंप्लीट आयन, सारे आयंस फॉर्म हो जाएंगे, कंप्लीट आयंस फॉर्म होंगे, कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा, उनको ही हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलेंगे, उनको ही हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। एन एसिड व्हिच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड thus produces a large amount of hydrogen ions। हाइड्रोजन आयंस कैसे बनेंगे बेटा? लार्ज अमाउंट में बनेंगे। हाइड्रोजन आयंस विल बी प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है उनमें जो हाइड्रोजन आयंस बनेंगे वो लार्ज अमाउंट में बनेंगे। देखो यहाँ पे HCl जो है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl जो है इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl किस में कन्वर्ट होगा? किस में कन्वर्ट होगा? इनटू H+ एंड Cl-। वैसे ही सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये जो है इट इज अ वीक एसिड, इट इज अ वीक एसिड। एंड एसिड विच इज पार्शियली, यहाँ पे तो कैसे था बेटा? कंप्लीटली आयोनाइजेशन हो रहा था, यहाँ पे पार्शियली आयोनाइजेशन हो रहा है वाटर में, एंड दस प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। कैसे आयंस प्रोड्यूस होंगे? स्मॉल अमाउंट में। एसिटिक एसिड जो वीक एसिड है क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? आयंस प्रोड्यूस करेगा, बट इन स्मॉल अमाउंट। यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं इन स्मॉल अमाउंट हो रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पे जो आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो स्मॉल अमाउंट में, कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं। जहां पे हाइड्रोजन आयंस ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे वही होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, जहां पे हाइड्रोजन आयंस कम अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे वही होगा वीक एसिड। सेम है बेस के लिए, बट उसमें H प्लस प्रोड्यूस होगा क्या? बेस में H प्लस नहीं होता। बेस में क्या होता है, याद करो, बेस में क्या होता है? बेस में होता है OH माइनस, है ना। बेस में क्या होगा? OH माइनस। देखो, अ बेस विच कंप्लीटली आयनाइजेस इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। कौन से आयंस बनेंगे बेटा? हाइड्रोक्साइड आयंस बनेंगे, उसको ही हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। उसका उल्टा मतलब वहां पे भी हमने देखा जहां पे लार्ज अमाउंट में H प्लस बन रहा था वो स्ट्रॉन्ग एसिड था, लार्ज अमाउंट में OH माइनस बनेंगे। लार्ज अमाउंट में OH माइनस जब बनेंगे उसको बेस बोलेंगे, और जब कम अमाउंट में OH आयंस बनेंगे, जब कम अमाउंट में OH माइनस आयंस बनेंगे, कम अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस बनेंगे, उसको ही क्या बोलेंगे? उसको ही बोलेंगे वीक बेस। आया समझ में? एसिड मतलब ज्यादा H प्लस, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ज्यादा H प्लस, वीक एसिड मतलब कम H प्लस बन रहे, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब ज्यादा OH माइनस बन रहे, वीक बेस मतलब कम OH माइनस बन रहे। बस इतना याद रखना है। क्या डिफिकल्ट है? क्या डिफिकल्ट है? एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ऐसे लिख देंगे, क्या डिफिकल्ट है, इजी तो है। इनका एग्जाम्पल है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मैं पूछ सकते हैं कि इतने बेसिस देंगे, उसमें से बोलेंगे बताओ कि चलो इसमें से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। तो याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस है। ठीक है, ठीक है, आएगा, आ गया समझ में? स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस क्या होता है? अभी होगा क्या कंफ्यूजन? नहीं। एक देखो बेटा क्या क्या याद रखना है। एक तो आयोनाइजेशन याद रखना है, जब आयोनाइज करेंगे तो एसिड्स में H प्लस कम ज्यादा होगा और बेस में OH माइनस कम ज्यादा होगा। बस 3 चीजें याद करनी है, 4 चीजें लर्न हो रही है, मतलब 2 या 3 वर्ड्स याद रखो। 2 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, 4 चीजें हो गई, 4 चीजें हो गई लर्न। यस, अभी है ये तो देखा होगा, कलरफुल सी स्केल है, कलरफुल सी स्केल है, लाइन ड्रॉ करने के लिए नहीं, किसके लिए है ये होती है बेटा पीएच मेजर करने के लिए। किसके लिए होती है ये? टू मेजर द पीएच। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयंस एंड OH माइनस। हमने देखा ना कि ज्यादा OH, ज्यादा H प्लस, ज्यादा OH माइनस, तो उस पे उसकी स्ट्रेंथ बेसिस, उसकी स्ट्रेंथ उस पर डिपेंड करेगी कि कितने H प्लस आयंस है और कितने OH माइनस आयंस। स्ट्रेंथ तो उस पर डिपेंड करेगी ना, हमने अभी देखा है ना। तो यहाँ पे बेटा ये जो है 7 और इसके 7 के ये साइड वाले 6 5 4 3 2 1, ये क्या है बेटा? ये होते हैं दिस एसिडिक। ये रेंज दिखा दे बेटा, ये अगर कोई भी सोल्यूशन को टेस्ट करने के बाद ये कलर्स आ रहे हैं, ये रेंज आ रही है, मतलब दैट सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर। अगर ये रेंज आ रही है, अगर ये रेंज आ रही है, मतलब दिस इज बेसिक इन नेचर, और ये होता है न्यूट्रल। 7 is neutral, 7 is a neutral pH। ठीक है, pH समझ में आया? On the pH scale we can measure pH generally from 0 very acidic to 14 very alkaline। basic alkaline या basic या alkaline। ठीक है, पीएच स्केल से क्या कर सकते हैं हम लोग? मेजर कर सकते हैं। ये साइड पे ज्यादा, जैसे ही इस साइड पे जाते जाएंगे एसिडिटी इंक्रीज होती जाएगी, वहां पे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा होगा, है ना। द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7। न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच कितना होगा? 7। ठीक है, वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एसिडिक सोल्यूशन लिख दिया है। एज पर पीएच वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 इट रिप्रेजेंट्स इंक्रीज इन OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड द सोल्यूशन दैट इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली। ये समझाने की जरूरत है क्या बेटा? अभी समझाने दिया है कि यहाँ पे जाएंगे तो OH माइनस इंक्रीज होते जाएंगे, OH माइनस इंक्रीज होते जाएंगे तो बेसिसिटी इंक्रीज होती जाएगी, बेसिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा। इस साइड ज्यादा बेसिक, इस साइड ज्यादा एसिडिक, और बीच में न्यूट्रल। यही है पीएच स्केल, यही है पीएच स्केल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फटाफट है और लेक्चर बाकी। एनर्जी कम नहीं करनी है, कहीं भी इधर उधर भागना नहीं है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है। डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, जिस भी चीज से डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो हटाओ साइड में,
वापस इधर ध्यान दो, वापस इधर ध्यान दो। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, डेली लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाई इज पीएच इंपॉर्टेंट? क्यों है पीएच इंपॉर्टेंट? क्या पीएच मैटर करता है लाइफ में या नहीं करता? कुछ क्या फर्क पड़ता है? कुछ एसिडिक है बेसिक है, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, बहुत मेजर फर्क पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या है? आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 8, 7 to 7.8, 7 to 7.8 की रेंज है अपने बॉडी के पीएच लेवल की, ठीक है। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। जब भी बेटा रेन होता है, जब भी रेन फॉल होता है, मैंने बताया वाटर का पीएच भी हम टेस्ट कर सकते हैं, एसिडिक है, बेसिक है ना। तो वाटर का पीएच हम जब टेस्ट करने जाएंगे और जब हम अगर मेजर आया कि ये 5.6 से कम है, तो मतलब क्या है? एसिडिक नेचर है। मतलब ही उस रेन को हम बोलते हैं एसिड रेन। जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, जो ताजमहल है वहां पे एसिड रेन होता है, वहां पे एसिड रेन की वजह से ताजमहल पे बहुत खराब इफेक्ट। ये तो जीके वाली चीजें है, ये सारी मेरे बच्चों को पता होगी। हाँ, When acid rain flows into the rivers, it lowers the pH of the river water, है ना। जैसे ही वो पानी रिवर में जाएगा, वही पानी रिवर में गया तो उसका pH भी कम हो जाएगा। The survival of aquatic life in such rivers become difficult, obvious है। उनका नॉर्मल जो pH लेवल है पानी का, उसमें वो सर्वाइव कर सकते हैं। pH लेवल अगर वो लेवल डिक्रीज हो गया, pH लेवल डिक्रीज हो गया, ज्यादा एसिडिक हो गया पानी, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनके लिए सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज pH ऑफ द सॉइल। सॉइल का पीएच डिफिकल्ट, ये मैटर करता है क्या? बहुत मैटर करता है। सॉइल का क्यों मैटर करेगा? हम लोग जो खाना खाते हैं, जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, खाना खाते हैं, तो उसके लिए पीएच मैटर करेगा। कहाँ पे कौन सा प्लांट ग्रो करना है, उसका पीएच अगर डिस्टर्ब होगा तो प्लांट भी खराब ग्रो करेंगे, प्लांट्स भी खराब ग्रो करेंगे। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7। प्लांट्स को क्या पसंद है? न्यूट्रल पसंद है, कि 7 जब होगा हम लोग बेस्ट ग्रो करेंगे। इफ द soil is too acidic or too basic मतलब ये too alkaline, the plants grow badly or do not grow at all। pH अगर बहुत कम हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, अगर लेवल बहुत एसिडिक हो गया, बहुत बेसिक हो गया, तो या तो प्लांट्स खराब ग्रो करेंगे या तो प्रॉपरली ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। Chemicals can be added to soil to adjust its pH and make it suitable for growing plants if the soil is too acidic। देखो, अगर सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक है, फार्मर्स क्या करते हैं? ऐसे ही तो नहीं लैंड को छोड़ देंगे ना, पीएच डिस्टर्ब हो गया छोड़ दो, नहीं प्लांट्स ग्रो करेंगे, नॉट पॉसिबल। तो क्या करेंगे? कुछ केमिकल्स ऐड करेंगे। क्या क्या ऐड करते हैं? अगर बहुत जो सॉइल है बहुत ज्यादा एसिडिक हो रहा है, लो पीएच है, एसिडिक है मतलब पीएच लो है ना, किससे ट्रीट करेंगे? क्विकलाइम। यहाँ पे याद रखना एग्जाम्पल, किससे ट्रीट करेंगे? क्विकलाइम। क्या है बोलते हैं उसको? कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर चॉक पाउडर, कैल्शियम कार्बोनेट। ये 3 चीजें अगर फील्ड में ऐड की, फील्ड में डाली, तीनों एक साथ नहीं, एनी वन ऑफ देम अगर ये ऐड किया, तो क्या होगा? उसका पीएच वापस से न्यूट्रल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। जो एसिडिक पीएच था दैट विल गेट बैलेंस्ड, तो ही क्रॉप्स ग्रो करेंगे। मतलब प्लांट्स में भी अफेक्ट करता है, मतलब सॉइल में भी अफेक्ट करता है, एनिमल्स में भी अफेक्ट करता है, और किन किन चीजों में अफेक्ट करेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग जो खाना खाते हैं, लाइफ प्रोसेसेस में हमने पढ़ा है, पेट में कौन सा जूस सिक्रीट होता है? HCl। सुना है क्या? पढ़ा है बायो का फर्स्ट चैप्टर, पढ़ा है ना, उसमें हमने देखा कि HCl सिक्रीट होगा, HCl होगा। तो HCl क्या है? HCl इज एसिडिक भाई, HCl तो एसिडिक है, फिर उसको न्यूट्रल कैसे करेंगे? उसको भी न्यूट्रल करना पड़ेगा। वो सब लाइफ प्रोसेस में हमने देखेंगे। आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, पता है भाई। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। पेट को कोई नुकसान नहीं होगा, बट फूड डाइजेस्ट जरूर होगा। During indigestion, the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation। एसिडिटी हुई है, हाँ, कभी ना कभी एसिडिटी हुई होगी, आपको नहीं हुई तो किसी न किसी को पूछो। एसिडिटी जब होती है तब क्या हो रहा है? एसिडिटी हो रही है मतलब क्या हो रहा है? जो HCl है पेट तो प्रोड्यूस, उसको नहीं पता है, आज तुमने नहीं खाना खाया, खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो तो उसका काम करेगा, इट विल प्रोड्यूस HCl। बट जब वो लेवल इंक्रीज हो जाएगा, पेट दुखेगा, इरिटेशन होगी, यही प्रॉब्लम है।
टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, ये पेन को रिड करने के लिए लोग क्या यूज करते हैं, दवाई खाते हैं। उन दवाइयों को ही एंटासिड बोलते हैं। नेक्स्ट टाइम स्टाइल जरा अच्छे से स्टाइल मारना, अगर एसिडिटी हुई है किसी को, ऐसा नहीं बोलना एसिडिटी हुई मेडिसिन दो, जाओ फार्मेसी पे बोलो एक्सक्यूज मी हमें जरा एंटासिड देना। पढ़ाई की है, पढ़े हो तो कुछ तो कभी ना कभी काम यूज आना चाहिए ना। क्या है एंटासिड, क्या बोलते हैं, जो भी चीज एसिडिटी को न्यूट्रलाइज, जो मेडिसिन हम लेते हैं एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, एंटासिड्स बोलते हैं। ठीक है, दिस एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, जो HCl एक्सेस में बन गया था, जो पेट में ज्यादा HCl बन गया था, एंटासिड क्या करेंगे, उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो एसिडिटी कम हो जाएगी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, a mild base is often used for this purpose। क्या यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, pH can change the pH change can cause the tooth decay। बड़ी चॉकलेट्स खाई है, बोलते हैं ना चॉकलेट खाई है ऐसे हो गया, ये खाया तुम लोगों ने बहुत जंक खाया है, दांत खराब हो गए, दांत साफ नहीं किए दांत खराब हो गए। क्यों हो गए, वो चीजें खराब करने नहीं आती, बट उसमें जो पीएच डिफरेंस होता है, जो तुम्हारे टीथ को सूट नहीं करता, बॉडी को सूट नहीं करता, जो पीएच है, पीएच मेंटेन होना चाहिए, चाहे वो स्किन पे हो, बॉडी में हो, पेट में हो, टूथ में हो, पीएच शुड बी मेंटेन। अगर पीएच गड़बड़ है मतलब ये तुम्हारी बॉडी साइड इफेक्ट, जैसे देखो दांत सड़ जाते हैं, कई हो गए, सड़े हो गए बचपन में, अभी भी होंगे, है ना, है ना, है ना। क्यों होता है ये, क्यों होता है, ड्यू टू पीएच। क्या होता है, द टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। जिसके सड़े हैं समझ जाओ, जिनके दांत सड़े हुए समझ जाओ कि माउथ का पीएच 5.5 से कम है। ठीक है, 5.5 से कम है। टूथ एनामल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट, किससे बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट से बना हुआ है माउथ का एनेमल, जो है टूथ का एनेमल वाला जो पार्ट है, इससे बना हुआ है। इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, बट इज करोडेड, उस पे भी जंग लग जाता है, उस पे भी जंग लग जाता है। हाँ, ऐसे हो जाता है व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज बिलो 5.5। जब 5.5 के नीचे जाएगा पीएच, तब दांतों पे जंग लगना चालू हो जाएगा, दांतों का करोजन होने लग जाएगा, और क्या हो जाएगा, दांत खराब हो जाएंगे। Bacteria present in the mouth produce acids by degeneration of sugar and food particles remaining in the mouth after eating। पता है, बिना खाया ऐसे क्लीन नहीं किया तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे और वो डिस्टर्ब कर देंगे, पता है भाई। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक, जो टूथपेस्ट बेसिक इन नेचर होते हैं, फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके। ठीक है, आज के बाद जिनको टूथ दिखे है, ये प्रेफर करो कि बेसिक जो टूथपेस्ट जो है, जिनका बेसिक नेचर हो, मोस्टली वही होता है, जो टूथपेस्ट है बेसिक नेचर वाले हैं, वो क्या करेंगे, जो एसिडिक नेचर उसको कम करेंगे, और वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। माउथ का बैलेंस जो है, जो बैलेंस है, वो जो चीज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। फिर ये नहीं होगा, ठीक है, टूथ डिके। इसके बाद सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, ये बड़ा अच्छा यूज करते हैं। ये जो है ना, ये जो है इसकी स्टिंग है बेटा, दिख नहीं रही है ना ब्लैक ब्लैक में, इसकी स्टिंग है, ये बड़ा यूज करते हैं पीएच को। कैसे, तुम्हारी बॉडी का एक सर्टेन पीएच है, वो क्या करेंगे, आएंगे चुभेंगे और पीएच को डिस्टर्ब करेंगे। कैसे, मैंने हनी बी स्टिंग्स, मतलब जब हनी बी तुम्हें काटती है, स्टिंग लगाती है, मारती है, अ पर्सन इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड, क्या डालेगी तुम्हारी बॉडी में, एसिडिक लिक्विड जाएगा अपनी बॉडी में, इनटू द स्किन व्हिच कॉजेस इमेंस पेन एंड इरिटेशन। सूज जाता है, पेन होता है, इरिटेशन होता है ना, ये सब होता है। क्या होता है, क्योंकि इट विल इंजेक्ट समथिंग इन आवर बॉडी जो एसिडिक है, अपना पीएच नॉर्मल है, न्यूट्रल के आसपास है, तो क्या होगा, बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, इरिटेशन होगा, पेन होगा। अभी क्या कर सकते हैं, हमें जब काटती थी तो हम लोग क्या लगाते थे, हम लोगों ने भी यूज किया है बेकिंग सोडा। हमारी मम्मी हमें बेकिंग सोडा लगा के देती थी, कभी भी हनी बी ने काटा ना तो बेकिंग सोडा अप्लाई करो, क्या होगा, उससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा और धीरे धीरे रिलीफ मिल जाएगा। यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। स्टंग एरिया मतलब जहां पे काटा है वहां पे बेकिंग सोडा अप्लाई करने पे रिलीफ मिलता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, ये जो नेटल लीव्स है बेटा,
ये जो निटल के लीव्स है वो मिथ्योनिक एसिड रिलीज करेंगे। वो जब भी हमें चुभेंगे कौन सा एसिड रिलीज होगा, मिथ्योनिक एसिड डालेंगे, कॉजिंग बर्निंग पेन, जलन होती है, पेन होता है ड्यू टू मिथ्योनिक एसिड। ये याद रखना है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। हनी बी ये प्लांट वगैरह कैसे यूज करेंगे, पीएच अपने अगेंस्ट यूज करते हैं, ठीक है, और वो तो उनका डिफेंस मैकेनिज्म है। तुम लोग जाओगे उनको परेशान करने, उनको पोक करने, तो फिर वो अच्छे से पोक करेंगे तुम्हें, तुम शांत बैठ जाओगे तो वो कुछ नहीं करेंगे, है ना। आगे बढ़े, यस। सॉल्ट्स, एसिड्स हो गया, बेसिस हो गया, फाइनली 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 सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या है सॉल्ट भाई, सॉल्ट क्या है? अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म व्हेन एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय अ मेटल। जो भी मेटल होगा बेटा, जो भी मेटल होगा, जो भी मेटल होगा उसमें से जब ये रिप्लेस हो जाएगा, अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड फ्रॉम, किससे फॉर्म हो रहा है? एसिड से फॉर्म हो रहा है, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, एसिड से फॉर्म हो रहा है हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से। और उस कौन, किस में से? मेटल में से, ये तो हमें पता है। हाइड्रोजन कौन है? H+ आयंस मेटल से तो देते हैं, है ना, मेटल से तो देते हैं। तो मेटल से जब हाइड्रोजन आयंस रिप्लेस हो जाएगा और जो दूसरा कंपाउंड बनेगा उसको ही हम सॉल्ट बोलते हैं। अभी ये बहुत इजी है याद रखने के लिए। यहाँ पे देखो, सॉल्ट्स आर फॉर्म व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस। पता है हमें, एसिड्स हमने देखा है बेटा, एसिड्स जब बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे। अरे यार याद नहीं है, याद नहीं है तो पढ़ो वापस से, याद नहीं है तो पढ़ो। इसको रिएक्शन को भी नाम दिया है। एसिड्स और बेसिस जब रिएक्ट करेंगे तब सॉल्ट्स फॉर्म होंगे। सॉल्ट्स आर फॉर्म व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस। तो सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या बोलेंगे? क्लोराइड बोलेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट को क्या बोलेंगे? सल्फेट बोलेंगे। नाइट्रिक एसिड के सॉल्ट को क्या बोलेंगे भाई? नाइट्रेट्स बोलेंगे। कार्बोनिक एसिड के सॉल्ट को कार्बोनेट्स बोलेंगे। एसिटिक एसिड के सॉल्ट को एसिटेट्स बोलेंगे। इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्ट्स को क्लोराइड्स बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट्स, नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट्स, कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट्स, एसिटिक एसिड एसिटेट्स। कुछ भी समझाने जैसा नहीं है। यह है कि इनके सॉल्ट्स अगर होंगे तो इनके ये नाम होंगे, इनके ये नाम होंगे, ठीक है, ठीक है। और एक ये बार बार रिपीट कर रही हूँ, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर देगा, याद रखना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे ये सॉल्ट से बेटा, सॉल्ट वापस से कंफ्यूज नहीं होना, सॉल्ट मतलब सिर्फ NaCl ही सॉल्ट है, नहीं। सो NaCl तो अपना सॉल्ट है ही, कॉपर सल्फेट, बाकी के भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, ऐसे नहीं है कि सिर्फ NaCl सॉल्ट है, ठीक है, ठीक है। सॉल्ट हो गया। The salts have the same positive ions। अभी क्या देखो, ये बहुत इजी है समझने को, ध्यान देना, लिखा बड़ा बड़ा है, कंफ्यूज नहीं होना है, लिखा बड़ा बड़ा है, बहुत इजी है। क्या है ये, देखो ध्यान दो, ध्यान दो। जो सॉल्ट्स है अगर सेम पॉजिटिव आयंस है या फिर सेम नेगेटिव्स आएंगे तो हम बोलेंगे भाई वो सॉल्ट एक ही फैमिली के है। अगर सॉल्ट सेम पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा या सेम नेगेटिव आयन फॉर्म करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, वो एक ही फैमिली के। सपोजिंग फॉर एग्जांपल यहाँ पे ध्यान दो, जो सोडियम क्लोराइड है NaCl और NaCl है तो Na+ आयन देगा, है ना, Na+ आयन देगा। यहाँ पे जो सोडियम सल्फेट है तो यहाँ पे भी Na+ होगा, ये भी Na+ आयन देगा, यहाँ से भी Na+ आयन निकल रहा है, यहाँ से भी Na+ आयन निकल रहा है, दोनों में से सेम आयन निकल रहा है, तो क्या है, ये दोनों एक फैमिली के हैं, ये सॉल्ट्स क्या है, एक फैमिली के सॉल्ट्स है। वैसे ही यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है और पोटेशियम क्लोराइड है, यहाँ पे Cl- आयन हो रहा है, यहाँ पे भी Cl- आयन मिल रहा है ना, यहाँ पे भी Cl नेगेटिव है, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, तो यहाँ पे क्या था, Na+, यहाँ पे Cl-, मतलब ये सॉल्ट्स भी सेम फैमिली के हैं। बस उतना ही है, बस उतना ही है, पढ़ो यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड NaCl एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4 बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट कॉल्ड सोडियम सॉल्ट्स। क्या बोलेंगे इनको भाई, इनको बोलते हैं, एक ही फैमिली के हैं, उनको नाम दिया है सोडियम सॉल्ट्स। क्यों? बिकॉज दे बोथ कंटेन द सेम पॉजिटिवली चार्ज आयन, दोनों के पास सेम पॉजिटिवली चार्ज आयंस है ना, Na+ जो कि है Na+। अभी सेम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड NaCl और पोटेशियम क्लोराइड KCl बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ
सॉल्ट्स कॉल्ड क्लोराइड सॉल्ट्स। ये कौन से थे? सोडियम सॉल्ट। ये कौन से है? सो क्लोराइड सॉल्ट्स। क्यों भाई? बिकॉज उनके पास सेम नेगेटिवली चार्ज आयन है। कौन से? Cl माइनस है। चलो ये समझ में आ ही गया है, ये समझ में आ गया, इसमें कुछ कंफ्यूजन जैसा है नहीं। आगे बढ़ेंगे। पीएच ऑफ सॉल्ट्स। पीएच पता है, पीएच पढ़ा दिया है, क्या होता है? अभी सॉल्ट्स में देखेंगे पीएच। द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ मेनी सॉल्ट्स आर न्यूट्रल हैविंग पीएच ऑफ 7। मोस्टली न्यूट्रल होते हैं, उनका पीएच कैसा होगा? 7 होगा। बट सम सॉल्ट्स प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस। बेसिक मतलब ही अल्कलाइन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। कुछ कुछ सॉल्ट्स एसिडिक सॉल्यूशंस भी बनाएंगे या फिर बेसिक सॉल्यूशन या अल्कलाइन सॉल्यूशंस भी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नाम दिया है सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बेटा है, जो है सॉल्ट, उसका पीएच 7 है। 7 है मतलब न्यूट्रल है। लेस देन 7 है, 6 है तो एसिडिक है। किसका 6 है? अमोनियम क्लोराइड का। मोर देन 7 है मतलब बेसिक है। बेसिक किसका है? सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन का। याद रखना है, याद रखना है इनका पीएच। बेटा एक ही चीज याद रखनी है, पीएच कितना है। पीएच याद रख लिया तो वो तो अपने आप याद हो रहा है। 7 है, न्यूट्रल है। 7 से कम जो भी होगा 6, 5, 4, 3 कुछ भी होगा एसिडिक है। 7 से ज्यादा होगा वो बेसिक है। ये इसमें दिमाग मत लगाओ, इधर तक याद रखो। ठीक है, ठीक है। यस, सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू ऑफ 7। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहां पे ध्यान दो, स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उनका सॉल्ट जो होगा वो न्यूट्रल होगा, वो 7 होगा। दूसरा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करेंगे तभी जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा उनका पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगा। मतलब क्या है? एसिडिक है। मतलब क्या है? एसिडिक है। यहां पे लिख दू, यहां पे ये क्या है? एसिडिक है। जो भी सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस से और वीक एसिड से बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस से और वीक एसिड से बनेंगे, उनका पीएच क्या है? मोर देन 7 है। मतलब ये है बेटा बेसिक। क्या है भाई? ये है बेसिक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड 7 मतलब न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस मतलब लेस देन 7 मतलब एसिडिक। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड मोर देन 7 मतलब बेसिक। ठीक है, इसमें भी ज्यादा कुछ एक्सप्लेन, बट ये याद रखना है, ये याद रखना है। ठीक है बेटा, ठीक है। यस, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट पता है सोडियम क्लोराइड होता है। NaCl कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड याद है। यस, क्या है उसके बारे में भाई पढ़ेंगे। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, जब aqueous solution होगा मतलब पानी वाला solution, जो इसमें अगर NaCl है, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तब क्या होगा? इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉमा क्लोरीन एंड हाइड्रोजन किस में डिकम्पोज होगा बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन पे। क्या रिएक्शन है? क्या रिएक्शन है? ध्यान दो। NaCl सॉल्ट है, पानी के साथ रिएक्ट किया, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, उससे क्या हुआ? 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, क्लोरीन मिला और हाइड्रोजन मिला। यहाँ पे पढ़ रही हूं मैं, ध्यान देना, यहाँ पे पढ़ रही हूं मैं। यहाँ पे NaCl H2O क्या मिला? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, क्लोरीन मिला और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। बस ये याद रखना है। अभी जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब मैंने बता दिया था जब हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोलाइट्स, तभी बताया था इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या? ब्रेक करना। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या? उनके आयंस ब्रेक होंगे। NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाए मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाएंगे, जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे आयंस फॉर्म होंगे, ये सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस एट एनोड। एनोड क्या है भाई? ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जो एनोड है, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? यहाँ पे प्रोड्यूस होगा क्लोरीन। क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस एट एनोड। हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस एट कैथोड। यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है ना। मतलब बेटा क्लोरीन जो है, सोचो क्लोरीन जो है नेगेटिवली चार्ज है, एनोड को अट्रैक्ट करेगा। हाइड्रोजन जो है वो कैथोड के पास जाएगा, क्लोरीन जाएगा एनोड के पास, हाइड्रोजन आएगा कैथोड के पास।
हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस एट कैथोड, कैथोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। कैथोड कैथोड कैथोड, आइए बेटा ये कैथोड है, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। तो जो एनोड है वहां पे क्लोरीन जा रहा है, जो कैथोड है नेगेटिव चार्ज है वहां पे हाइड्रोजन आ रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, मतलब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ये याद रखना है, इक्वेशन याद रखनी है, इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है, ठीक है, डन 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 डन, समझ में आया। कॉमन सॉल्ट के बारे में यही पढ़ना है, यही पढ़ना है। देखो अभी जो है हमें जो सब्सटेंसेस मिल रहे हैं उसमें अभी बेटा बहुत क्लोज है, अभी अभी थोड़ा ही टाइम बचा है, थोड़ी एनर्जी वापस लाओ, जो एनर्जी चली गई है थोड़ी सी वापस लाओ, थोड़ा ही टाइम बचा है, हो जाएगा अभी फटाफट लेक्चर। द क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जो क्लोरीन गैस मिला हमें, वो जो क्लोरीन गैस हमें मिला था वहां पे, यहाँ पे क्लोरीन मिला था ना बेटा, यहाँ पे जो क्लोरीन मिला था किसके लिए यूज करते हैं हम, ब्लीचिंग पाउडर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, मतलब बनाने के लिए यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। स्लेक लाइम के साथ जब क्लोरीन रिएक्ट करेगा तब क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। यहाँ पे वही इक्वेशन दी है, ये स्लेक लाइम है, क्लोरीन है, स्लेक्ड लाइम है, क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करेगा तब प्रोडक्ट्स बनेंगे, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। यूजेस अभी इससे भी ज्यादा इनमें जिधर जिधर यूजेस दिए हैं वो लर्न करना है ब्लीचिंग पाउडर के, और आगे भी यूजेस आएंगे। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स एंड लॉन्ड्री। पता है बेटा ब्लीच करते हैं कपड़ों को, है ना, ब्लीच करते हैं कपड़ों को, जो लिनन के क्लोथ्स है, जो कॉटन के क्लोथ्स है उनको ब्लीच करेंगे, दैट इज ओनली ब्लीचिंग। वो सारे इंडस्ट्रीज में यूज होंगे। बेटा इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ समझाने में, बिकॉज ये समझाने वाली चीजें नहीं है, ये पढ़ के समझने आने वाली चीज है, इसमें कोई कंफ्यूजन जैसा कुछ भी नहीं है। सो ये थोड़ा फास्ट ले रही हूं मैं, बिकॉज इसमें कुछ कंफ्यूजन है नहीं, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो ऐसी कोई चीजें है नहीं। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीडाइज करवाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है बेटा पीते हैं हम पानी, उसको जर्म फ्री करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा, नेक्स्ट क्या है, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन द किचन। पता है मुंह में पानी आ गया होगा देखते देखते, क्या है बेटा, पकौड़े खाते हो, पकौड़े खाते हो ना, तो क्या डलता है उसमें, बेकिंग सोडा डलता है। क्या डलता है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डलता है। क्रिस्पी सॉफ्ट, अंदर से सॉफ्ट बाहर से क्रिस्पी पकौड़े खाते हो, वही है बेकिंग सोडा का कमाल है। तो बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज, ये पता है हमें। केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है नाम बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यूज करके हम क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं बेकिंग सोडा। हम क्या बना सकते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है। ऑन हीटिंग इट डिकम्पोजेस टू गिव सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी हीट करेंगे तब क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। हमने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया एंटासिड क्या होता है, आपने पढ़ा सुना एंटासिड क्या होता है, वही है। इट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स, बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ, ठीक है। अल्कलाइन है, बेसिक है, स्टमक में एसिडिटी बढ़ जाने पे, एसिड बढ़ जाने पे क्या यूज करते हैं, एज एन एंटासिड। एक इंग्रेडिएंट है बेकिंग सोडा, एज एन एंटासिड भी यूज करते हैं, ठीक है बेटा, यस। अभी वॉशिंग सोडा जो है बेटा, कैसे बनेगा वॉशिंग सोडा, ध्यान दो। जो बेकिंग सोडा है, जो बेकिंग सोडा है
जो बेकिंग सोडा है उसको हम जब हीट प्रोवाइड करेंगे, उसको जब हम हीट देंगे तो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा। वही सोडियम कार्बोनेट को जब रिक्रिस्टलाइज करें, क्रिस्टलाइजेशन रिक्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होती है, जब क्रिस्टल्स फॉर्म करने की प्रोसेस होती है, जब वही सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज करवाएंगे, क्या बनेगा बेटा? वॉशिंग सोडा मिलेगा हमें। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, है ना? किससे बनेगा? सोडियम क्लोराइड से। ठीक है। यूजेस क्या है? सोडियम कार्बोनेट। यहां पे देखो इक्वेशन लिख दी मैंने बेटा, इक्वेशन लिख दी है। यस, यूजेस क्या है? सोडियम कार्बोनेट जो है बेटा, वॉशिंग सोडा इज यूज इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज। पता है मैम, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। बोरैक्स फॉर्म करने में यूज होता है बेटा सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स फॉर्म करने में भी यूज होता है कौन? वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, है ना? डोमेस्टिक पर्पस, जो पोछा लगाने के लिए लिक्विड होता है, जो बाकी टॉयलेटरीज को क्लीन करने के लिए जो ये होता है, वही सारी चीजें बनाने में, डोमेस्टिक पर्पस में भी यूज होता है। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर हार्ड होता है, वाटर सॉफ्ट भी होता है। ये कब पता चला? ये तो होता ही नहीं, पता ही नहीं था हमें। वाटर हार्ड है मतलब बेटा उसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, उसमें आयंस प्रेजेंट है, उसको ही हम हार्ड वाटर बोलेंगे। तो हार्ड वाटर जो होता है ना बेटा, जो सपोज एक ट्राई करना, अगर किसी को पता हो कि हमारे यहाँ पे हार्ड वाटर आता है, अगर कोई ऐसे बोले तो देखना तुम्हारे यहाँ पे या फिर तुम्हारे यहाँ पे आता होगा, तो एक प्योर वाटर ले रहा, उसमें सोप का बबल्स फॉर्म करना है। जैसे सोप जो होगा वो फोम करेगा, मतलब ज्यादा बबल्स फॉर्म होंगे। जो हार्ड वाटर होता है वो लैदर नहीं करता इजिली बबल्स फॉर्म, या फिर जो फोम होगा वो इजिली प्रोड्यूस नहीं होगा। उसको ऐसे हम टेस्ट कर सकते हैं हार्ड वाटर। तो जो हार्ड वाटर है तो वो परमानेंट हार्डनेस, जो कपड़े धोने में यूज होता है, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स में यूज होता है, जो रेडिकल्स, जो गंदगी होती है वो रिमूव करता है। दैट इज, यही है वॉशिंग सोडा का यूज, यही है वॉशिंग सोडा का यूज। आगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके घर पे भी होंगे, देखे भी होंगे। आइडियल्स, जो मूर्तियां बनती है, जो सारी भगवान की, या फिर ये भी सारी जो डेकोरेटिव आइटम्स जो बनते हैं, वो सारा क्या है? किससे बनते हैं? मोस्टली बनते हैं पीओपी से, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस से। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये याद रखना है, ये याद रखना है। प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग बाय जिप्सम सॉल्ट। कैसे प्रिपेयर होगा बेटा? ये दो अलग अलग पॉइंट्स है, ठीक है? ये अलग अलग पॉइंट्स है। कैसे प्रिपेयर होगा? प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट सी 373 केल्विन। जब जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करेंगे, क्या मिलेगा? पीओपी मिलेगा। यही है पीओपी। यूजेस क्या है? सीलिंग्स बनाने में यूज करते हैं, ये आइडियल्स बनाने में यूज करते हैं, वॉल को डेकोरेट करने में यूज करते हैं। पता है मैम, पढ़ लो फटाफट। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल, चीप ऑर्नामेंट्स बनाने में, कॉस्मेटिक बनाने में भी हेल्प होता है। ब्लैक बोर्ड चौक, जो चौक होती है वो बनाने में। कास्ट फॉर स्टैचूज के कास्ट बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग सरफेसेस लाइक वॉल्स ऑफ द हाउस के जो वॉल्स होते हैं वो बनाने में। स्मूथ बिफोर पेंटिंग, मतलब वो पहले स्मूथ करते हैं, पेंटिंग से पहले जो लेवलिंग करते हैं, स्मूथ करते हैं, उसके लिए। एंड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंटल डिजाइन ऑन द सीलिंग्स ऑफ हाउसेस एंड अदर बिल्डिंग। जो डिजाइन है, जो सीलिंग होती है, पीओपी करवाते हैं, पता होगा। सीलिंग पे जो डिजाइन बनवाते हैं, किससे बनती है? पीओपी से बनती है। फटाफट हो गया। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डरना नहीं है नाम सुन के, इजी टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। थोड़े और एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी बस, और है ना? लास्ट टॉपिक है और इजी है, डरना नहीं है नाम से। क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेटा, जो सॉल्ट है, कोई भी हमारा जो सॉल्ट होगा उसमें क्या वाटर प्रेजेंट है? बिल्कुल, उसमें थोड़ा सा वाटर प्रेजेंट होगा। तो वो जो वाटर प्रेजेंट है उसको ही हम क्या बोलते हैं? उसको ही बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देयर आर सम सॉल्ट्स व्हिच कंटेन अ फ्यू वाटर मॉलिक्यूल्स, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। उनका जो स्ट्रक्चर है बेटा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे 11th 12th में, अभी नहीं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होगा उसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। The water molecules which form part of the structures of crystal of salt are called water of crystallization. यहाँ पे ये जो salt है बेटा, ये सपोजिंग ये salt है, यहाँ पे जो water molecules होंगे उसके crystal structure में, एक crystal structure में कुछ water molecules होंगे, उसको ही बोलेंगे water of crystallization. For example, ये
ये याद रखो, ये है CuSO4.5H2O। क्या है ये? 5H2O। मतलब इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? इसमें है 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। इसका नाम है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। पता है, 5 water molecules are present in one formula unit of copper sulfate। एक कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला, ये पूरा 1 formula unit of copper sulfate जो है बेटा, उसमें कितने कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? उसमें प्रेजेंट है 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब उसका क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, यही उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ये है बेटा कुछ क्वेश्चंस, ये है कुछ क्वेश्चंस। ये हमने जो अभी टॉपिक्स पढ़े ना, ये जो टॉपिक्स पढ़े, ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं सारे के सारे। जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, होमवर्क में ट्राई करो, सॉल्व करो। लेक्चर देखो अच्छे से, होमवर्क में क्वेश्चंस ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। अगर क्वेश्चंस बन पा रहे मतलब ये चैप्टर डन डनाडन डन, एकदम कंप्लीट है। ठीक है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, डन। इसके ही साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। इसके ही साथ चैप्टर होता है खत्म। पता है बहुत एनर्जी लगी है, बहुत दिमाग लगा है, बट कोई नहीं, रिजल्ट्स में दिखेगा ना, आउटपुट अच्छा दिखेगा, है ना। हो गया चैप्टर। एक छोटे के कोट के साथ, स्मॉल एम इज अ क्राइम। बड़ा क्राइम है अगर मान के बैठे हो ना, कोई बात नहीं, 60% नहीं चाहिए, पासिंग चाहिए 50। केमिस्ट्री में तो बस पास हो जाए, साइंस में तो बस पास हो जाए, ये सब्जेक्ट में बस पास हो जाए, ये एम है तुम्हारा अभी से। मतलब अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है तुम्हारा 10th, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अगर अभी से ये एम लगा के बैठे हो कि इतने ही मिल जाए, ये एम छोटा सा लगा के बैठे हो ना, तो बड़ा सा क्राइम कर रहे हो। हटाओ ये सारी चीजें, क्राइम मत करो, क्राइम मत करो। क्या करो? एम बड़ा रखो। अगर 100% का ये रखोगे ना टारगेट, तब जाके कहीं 90s में मिलेंगे तुम लोगों को। टारगेट हमेशा ऊंचा रखो। एंड यस, इसके जो नोट्स है बेटा, इसके नोट्स है, मैंने बोला था स्टार्टिंग में लिख लेना, बट मुझे पता है मेरे बच्चे इतने कभी कभी आलस दिखा देते हैं कि नहीं लिखे होंगे कुछ कुछ लोगों ने। तो उसके नोट्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ की लिंक मैंने दे दी है, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। अच्छे से पढ़ो, कंसेप्ट्स को समझो, रिएक्शंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करो। केमिस्ट्री इजी लगेगी। और केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है बेटा, विथ टाइम डेवलप होगा, एक दिन में नहीं आएगा, विथ टाइम होगा। और आपके पास है टाइम, बट रिविजन करते रहना है। 1 वीक में, 2 वीक, मतलब 1 वीक में ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया, 1 वीक पूरा केमिस्ट्री को हाथ में लगाया, इक्वेशंस भूल जाओगे, रिएक्शंस भूल जाओगे। ऐसा नहीं करो, पढ़ते रहो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।